हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए यूपीएससी सी सेट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। हम लोग यहां पर सी सेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इसी क्रम में आपका जो है सी सेट 2019 का पेपर चल रहा था, तो आज इसका जो है पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, आज आपका 56वां प्रश्न है। सुनीता कागज के एक पत्रक को 3 टुकड़ों में काटती है। पहले टुकड़े की जो लंबाई है 1 अंक वाली 3 विषम अभाज्य संख्याओं के औसत के बराबर है। तो देखिए, यहाँ पर कोई टुकड़ा पेपर है आपका P, ठीक है। इसको सुनीता ने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, P1, P2 और P3 में इसको डिवाइड कर लिया है। तो इसका जो पहला वाला टुकड़ा है, कौन सा है पहला वाला? P1 है यहाँ पर। तो P1 बराबर यहाँ पे बताया गया है कि ये 1 अंक वाली जो 3 विषम अभाज्य संख्याएं हैं तो इनके औसत के बराबर है। तो देखिए, सिंगल डिजिट वाली आपकी जो अभाज्य जो होती हैं, विषम अभाज्य संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर जो होते हैं वो होते हैं 2, 3, 5, 7 ये होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 संख्याएं हैं, हमने मान लेते हैं या तो ये उठा लेते हैं। ये उठाने से क्या होगा, यहाँ पर ये दशमलव में निकलेगा, तो हम डायरेक्ट 3, 5, 7 यहाँ पे उठा लेते हैं। तो यहाँ पर कर लेते हैं इसको 3, 5 और 7, क्योंकि इसका औसत निकालना है हमें। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का भाग दे देंगे। ये कितना आ जाएगा, ये आपका 15 आ जाएगा और ये आपका 3 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से इसमें भाग देंगे तो आपको ये इस तरह से P1 की वैल्यू पता चलेगी। P1 की वैल्यू कितनी है, 5 इकाई है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। हमने P1 की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली है। ये आपके क्या है, ये आपके मैंने यहाँ पर प्राइम नंबर लिखे हुए हैं, ये आपके प्राइम नंबर हैं, ठीक है। ये आपके प्राइम है। अब अगली जो कंडीशन बोली गई है, यानी अब P2 वाली कंडीशन क्या बोली गई है, दूसरे टुकड़े की लंबाई पहले टुकड़े की लंबाई और तीसरे टुकड़े की 1/3 लंबाई के योग के बराबर है। यानी कि अब आपका सेकंड टुकड़ा है, कौन सा टुकड़ा है, सेकंड वाला P2 है। तो P2 बराबर क्या है, P1 यानी कि पहले टुकड़े की लंबाई, इसके अलावा जो इनका तीसरा वाला टुकड़ा है उसका 1/3 यानी कि 1/3 ऑफ क्या इंटू P3। ये बात आपके इस वाले स्टेटमेंट में बोली गई थी। दूसरे टुकड़े की लंबाई जो है पहले टुकड़े की लंबाई और तीसरे टुकड़े की लंबाई जो कि 1/3 है, 1/3 लंबाई के योग के बराबर है। यानी जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो ये आपका आ जाएगा P2 बराबर P1 प्लस यहाँ पर P3/3, यानी 3 का यहाँ पर आप हर ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा P2 बराबर 3P1 प्लस P3, ठीक है, अपॉन 3 आ जाएगा। और 3 ये है यहाँ पर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3P2 बराबर आ जाएगा आपका यहाँ पर, यानी कि ये आपका 3P1 प्लस P3 आ गया, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पर P1 का मान यहाँ पर रख सकते हैं। P1 का मान कितना है, 5 निकाला है हमने, तो यहाँ पर आप रख लीजिए, इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू। तो आपका ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 3P2 बराबर, ठीक है। ये आपका इसमें मान जब रखेंगे तो ये मान आ जाएगा आपका यहाँ पर, यानी 3 इंटू 5 है यहाँ पर, यानी P1 का मान कितना निकला है, 5 निकला है, प्लस P3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये आपका ये निकल कर जो आ गया, ये आ गया आपका, यानी कि ये आपका जो वैल्यू प्राप्त हुई ये आपकी आ गई 3P2 बराबर 15 प्लस P3। यहाँ तक बात क्लियर है आपको। तो ये हम इसको मान लेते हैं, ये इक्वेशन 1 है आपकी, ठीक है। ये हमने यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर तीसरे टुकड़े की लंबाई अन्य 2 टुकड़ों की लंबाइयों के योग के बराबर है। यानी तीसरा टुकड़ा कौन सा है, P3 वाला है। तो P3 की लंबाई किस किस के, यानी P3 बराबर आपका जो है बोला गया है P1 प्लस P2। ये बात क्लियर है। तीसरे टुकड़े की लंबाई अन्य 2 टुकड़ों की लंबाइयों के योग के बराबर है और कागज के मूल पत्रक की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए, यहाँ पर अगला वाला क्या है, P3 बराबर क्या है कि ये आपका P1 प्लस P2 है। अब यहाँ पर हमें ये ज्ञात है इसका, यानी कि हमें क्या ज्ञात है, ये हमें ये ज्ञात है P3 बराबर, यानी P1 की वैल्यू हमें पता है कितना है, 5 है, 5 प्लस P2, ठीक है। ये आपका हो गया, आपका यहाँ पर क्या, ये आपका इक्वेशन 2 बन गया। अब देखिए P3 की जो वैल्यू ये वाली निकल कर आई है, ये वाली अभी हमने ये वाली वैल्यू निकाली है, ये अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू हम क्या करेंगे, ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो चलिए पुट कर लेते हैं। तो जब आप ये वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि ये इसमें इक्वेशन 1 में से चलते हैं, इक्वेशन 1 से, ठीक है। तो इसमें जब आप पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका 3P2 है, ठीक है, इक्वल टू 15 प्लस P3 की वैल्यू क्या है, 5 प्लस P2 है, 5 प्लस P2 है, ठीक है। अब ये P2 यहां पर चला गया तो कितना हो गया भाई, ये 3P2 इधर माइनस हो गया, ये माइनस का हो गया P2,
ठीक है, इक्वल टू ये 20 हो गए। आपका ये वाला कितना बचा, ये आपका बचा 2p2, ठीक है, इक्वल टू 20। यानी कि p2 का मान जो निकल कर आया आपका वो आ गया कितना, 2 से ये 10 बार कट जाएगा, तो p2 का मान आ गया आपका 10। यानी आपने यहाँ पर किस किस के मान निकाल लिए हैं, यहाँ पर आपने p1 और p2 के मान निकाल लिए हैं। p1 का मान आपका कितना है 5 है, p2 का आ गया 10। कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पर आपको सेकंड इक्वेशन में p2 का मान यहाँ पर रख देते हैं, तो आप रख दीजिए यहाँ पर मान को। तो p3 में, अब p3 वाले में हम इसमें क्या करेंगे, मान रख देते हैं 5, तो आपका p1 का है मान, p2 का मान 10 निकल आया, तो कितना हो गया, ये मिलाकर हो गया आपका यहाँ पर 15 हो गया। अब हमें कागज के पूरे टुकड़े की लंबाई पूछी गई है, तो अब आप क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे। तो तीनों को जब हम जोड़ेंगे यानी p बराबर आपका क्या होगा, p1 प्लस p2 प्लस p3 होगा आपका, ठीक है। तो इनमें आप रख दीजिए, p1 बराबर कितना है आपका, p1 बराबर 5 है, p2 बराबर आपका 10 है, और p3 बराबर आपका जो है 15 है। जब आप इनको जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, और यही आपका आंसर है, यानी 30 इकाई। तो आंसर होगा 56 का डी वाला। देखिए मैं यहाँ पर डिटेल में करके इसलिए बताता हूँ क्योंकि तमाम नए बच्चे हैं या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं तो उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैथ बैकग्राउंड वाले हैं उनको तो इजीली डायरेक्ट भी समझ में आ जाएगा, लेकिन जो आर्ट्स बैकग्राउंड के बहुत सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं उन्हें समझ में नहीं आएगा। इसलिए मुझे जो है पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, वरना बहुत सारे पद मैं यहाँ पे स्किप भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं करना नहीं चाहता। 57वां प्रश्न है अब आपका, अनुक्रम 1 5 7 3 5 7 4 3 5 7 में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 3 नहीं है किंतु ठीक बाद 7 है। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि आपका ये अनुक्रम है, तो इसमें आप देखेंगे, इसमें बोला गया है ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 3 नहीं है, यानी जिनके ठीक पहले 3 नहीं है लेकिन उनके किंतु ठीक बाद 7 है। तो देखिए आप ये देखिए, एक तो ये वाला है आपका, ठीक है, एक ये वाला है आपका, ठीक है, और एक ये वाला है। अब देखिए बाद के ये दोनों हैं, ये दोनों निकल गए, जो कंडीशन में ये बात बोली गई है उसके अकॉर्डिंग ये निकल गए, यानी इनके ठीक पहले 3 नहीं होना चाहिए, तो ये दोनों तो निकल गए। अब यहाँ पर केवल एक बचा, एक केवल 5 बचा है जिसके ठीक बाद आपका 7 आ रहा है, तो आपका आंसर यही है 57 का ए, यानी कि 1। 58वां प्रश्न है अब आपका, किसी संयुक्त परिवार में 7 सदस्य ए बी सी डी ई एफ और जी हैं, जिनमें 3 महिलाएं हैं, जी विधवा है और डी के पिता एफ की साली या भाभी है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो मैं यहाँ पे बनाऊंगा डायग्राम ये इस तरह से बनेगा, यानी कि जी क्या है आपकी, एक महिला है, ठीक है, और ये क्या है, एक विडो है। ये बात यहाँ पर बोली गई है कि ये विधवा है आपकी, और ये जो है ये इनकी, यानी कि देखिए अंग्रेजी में सिस्टर इन लॉ लिखा हुआ है, इसका मतलब हिंदी में साली या भाभी होता है, क्योंकि सिस्टर इन लॉ का कोई एक्यूरेट तो है नहीं कि साली है या भाभी है। हम भाभी को भी सिस्टर इन लॉ बोलते हैं और साली को भी सिस्टर इन लॉ बोलते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर साली ऑब्लिक भाभी लिखा हुआ है। लेकिन जब आप इसका अंग्रेजी वाला रूप देखेंगे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा केवल वहाँ पर सिस्टर इन लॉ लिखा हुआ है, जबकि हिंदी में हमारे जो रिलेशन होते हैं, रिलेशन में सिस्टर इन लॉ जो है क्लियर नहीं करता है कि हम किसको संदर्भित कर रहे हैं, भाभी को कर रहे हैं या साली को कर रहे हैं। तो ये जी की बात होगी, जी विधवा है, और जी जो है ये क्या है, ये डी के पिता एफ की साली है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पर इसकी कोई एक सिस्टर होगी, उससे इसके जो है, यानी उससे क्या है, उससे किसने, यहाँ पर एफ ने जो है शादी की होगी, ठीक है। समझने वाली बात ये यहाँ पर लिखा हुआ जी विधवा है और डी के पिता एफ की साली है। अब ये क्या है, एफ क्या है, ये तो मेल हो गया आपका, और डी का पिता है, इसका मतलब क्या हुआ, डी इसका क्या है, जो भी है, यानी कि पुत्र है पुत्री है, क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। ये क्या है इनका, ये इनका फादर है, ठीक है, ये बात यहाँ तक क्लियर होगी, ये इनका क्या है, पिता है। यहाँ तक आपने समझ गए होंगे भाई, जी विधवा है और डी के पिता एफ की साली या भाभी है, ठीक है। यानी जी तो बेटो हो गई, अब साली या भाभी का मतलब क्या होगा, साली होगी तो इसकी मतलब कोई दीदी होगी, उसने एफ से शादी की होगी, ठीक है। और यहाँ आगे इसमें बोला गया कि ये डी का पिता है एफ, तो ये हमने यहाँ पर डी लिख लिया। बी और डी एक ही माता पिता की संतान है, यानी कहने का मतलब क्या है, जो यहाँ पर ये बी है आपका, बी और डी है, ये क्या है, ये सिबलिंग्स हैं, ठीक है। बी और डी क्या है, ये दोनों जो हैं आपके, ये सिबलिंग्स हैं, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। और ए बी की पुत्री है, यानी कि यहां पर एक लड़की आ जाएगी, इसका नाम है ए, ठीक है। ये ए नाम की लड़की है, और ये कौन है, ये आपकी बी की डॉटर है, पुत्री है। यहां तक बात क्लियर हो गई आपको।
सी जो है पूछा गया है, सी बी का की रिश्ते में चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा भाई, यहां पर वही दिक्कत आ रही है। अंग्रेजी में केवल एक शब्द लिखा हुआ है सिस्टर इन करके, सॉरी ब्रदर इन करके, लेकिन यहां पर उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकलता है हिंदी में। अथवा चचेरी, ममेरी, फुफेरा या मौसेरी बहन, यानी कि सी जो है वो किसका, बी का, यानी सी जो है आपका किसका है, ये बी का है, यानी बी का ये यहां पर हम बना देते हैं, ये सी जो है, सी है आपका ये, ठीक है। और ये जो भी रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रिलेशन है, चचेरा हो, ममेरा हो, फुफेरा हो, बहरहाल भाई है, तो हमने ये समझ लिया कि ये लड़का है, ठीक है। तो बी क्या है, बी यहाँ पर एक आपका मेल है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। बी यहाँ पर क्या है, एक आपका मेल हो गया ये। तो यहाँ पर अब बचा कौन है, यहाँ पर ई बच गया है, तो ई यहाँ पर आ जाएगा आपका बीच में, ये आ जाएगा ई, यानी कि ये आपका ई यहाँ पर आ जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ई कौन है, एफ की पत्नी, हाँ बिल्कुल सही बात है, ई जो है वो एफ की पत्नी है। ए की दादी या नानी, अब चूंकि ए जो है आपकी किसकी, बी की पुत्री है, और बी और डी भाई हैं, यानी इनके पिता एक ही हैं, यानी बी के पिता कौन होंगे, बी के पिता आपके ये वाले होंगे, ठीक है। तो बी के पिता जब ये वाले एफ हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ई जो है यहाँ पर, क्योंकि एफ की पत्नी है ई, तो ऑब्वियस सी बात है जो बी की पुत्री होगी इनके कौन लगे, ये या दादी लगी होगी या नानी लगेंगी, तो यहाँ पर सेकंड वाला भी सही है आपका। अगला है सी की चाची या मामी, मौसी, बुआ, यानी कि यहाँ पर सी कौन है, सी की चाची, मामी, मौसी, बुआ, ये कौन है, ई कौन लग रही है, तो सी की बात कर लें। अब सी चूंकि यहाँ पर इनका कौन सा है, यानी कि मान लेते हैं चचेरा, ठीक है, चचेरा भाई है, यानी चाचा का बेटा है, तो उसके हिसाब से आप लगा लीजिए, तो ये इनकी को लगी चाची लगी, यहाँ पर सी की चाची लगी, ठीक है। यानी आप देख लीजिए भाई, चचेरा भाई है तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी सी और बी जो है आपस में चाचा ताऊ के बेटे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हुई ये इनकी चाची वगैरह लगी, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा वाला भी यहाँ पर सही है, यहाँ पर तीनों ही आपके जो है सही है रिलेशन, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा बी, 1, 2 और 3। 59वां प्रश्न है अब आपका यहाँ पर, किसी घन के प्रत्येक फलक को काले या सफेद रंग से रंगा जा सकता है, उस घन को कितने विभिन्न तरीकों से रंगा जा सकता है। देखिए एक क्यूब में आपको पता होना चाहिए 6 फलक होते हैं, यानी फेस कितने होते हैं क्यूब में, 6 होते हैं, ठीक है। और हमें किस किस से रंगना है, यानी ब्लैक या फिर किससे, या फिर व्हाइट से रंगना है, समझना ध्यान से। यहां पर एक घन में 6 फलक हैं और हमारे पास 2 रंग दे दिए हैं, या तो ब्लैक या फिर यानी कि किसी घन के प्रत्येक फलक को काले या सफेद रंग से रंगा जा सकता है, तो उस घन को कितने विभिन्न तरीकों से रंगा जा सकता है। तो हमने मान लिया कि पहली बार में हम ब्लैक नहीं ले रहे हैं, तो पहली बार में हम क्या करेंगे, व्हाइट ले रहे हैं, तो व्हाइट से इसके 6 के 6 फलक रंग सकते हैं, ठीक है। अगली कंडीशन में हम मान लिया कि एक फलक को हमने ब्लैक से रंग दिया, तो यहाँ पे 5 फलक क्या हो गई, व्हाइट हो गई। एक अगली कंडीशन में हमने मान लिया कि यहाँ पर क्या हो गया कि 2 इसकी जो साइड है, यानी 2 इसके फलक हैं वो आपके ब्लैक हो गए और 4 इसके व्हाइट हो गए। एक अगले में कि हमने मान लिया कि 3 इसके ब्लैक हो गए, 3 इसके भी व्हाइट हो गए। यहाँ पर अगले में 4 यहाँ पर हमने ब्लैक मान लिए इसके, तो दो जो फलक बचे ये व्हाइट से रंग दिए होंगे। 5 इसके हमने मान लिए कि 5 ब्लैक से रंगे गए, तो एक इसका व्हाइट से रंगा गया होगा। 6 इसके मान लीजिए ब्लैक से रंगे गए हैं, तो इसका कितना, 0 जो है यहाँ पर आप देखेंगे किससे, यानी 0 जो है यहाँ पर आपका इससे 0 जो है व्हाइट से रंगा, यानी कि 6 के 6 आपके ब्लैक से रंग दिए गए। अब यहाँ पर अब इनको काउंट कर लेते हैं, ये कितने वेज हो गए, कितने तरीके यहाँ पर ही निकल कर आए। देखिए ये आपका पूरा एक तरीका निकल कर आया है, ठीक है। ये वाला जो है आपका 1 वे हो गया आपका, ठीक है, एक तरीका हो गया। 1 और 5 को ले लें, ये भी आपका जो है 1 वे है आपका, 1 और 5 वाला भी 1 वे है। 2 और 4 की बात कर लें, 2 और 4 की बात कर लें यहाँ पर, तो देखिए 2 और 4 की अगर हम बात करें तो ये 2 बेस हो जाएंगे। अब समझाता हूं मैं आपको 2 बेस कैसे हो गए। मान लीजिए 4 जो हैं, जैसे मान लेते हैं ये आपका कोई घन है, एक ऊपर की सतह है, यहाँ पर P1 वाली सतह है और एक P2 वाली सतह है, ठीक है। तो हो सकता है कि इस बार जो है इस साइड में कलर कर दिया गया हो, ठीक है, ऊपर की तरफ। अगले चांस में क्या है, हम नीचे की तरफ कलर कर सकते हैं, ये भी एक चांस है यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए 2 ब्लैक फेसेस हैं, वो मे बी अपोजिट ईच अदर हो सकते हैं, या फिर दे मे बी क्या है, यानी एडजेसेंट, यानी पड़ोसी भी हो सकते हैं। तो इसलिए यहां पर 2 चांस है, 2 बेस हैं, ठीक है।
तीन तीन की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो 3 वाले में भी आपको देखने को मिलेगा, इसमें भी आपको 2 तरीके देखने को मिलेंगे, ठीक है। यानी 2 तरीके कौन कौन से देखने को मिलेंगे, या तो क्या है ऊपर नीचे होगा, यानी एक आपका यानी कि ऊपर यानी पहले फलक पर और उसका जो अपोजिट वाले पे होगा, और एक इनके बीच में आ जाएगा। या फिर ये हो सकता है कि तीनों जो है साइड से हो जाएं इस तरह से। तो यहाँ पर 2 तरीके हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर भी 2 तरीके निकल कर आ रहे हैं, तीनों 3 में, यहाँ पर भी 2 वेज निकल कर आ रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। यहाँ पर हमने निकाल लिया है 4 2 का, यानी इसमें भी 2 वेज हैं आपके, ठीक है। ऊपर ही हमने अभी समझ चुके हैं। 5 1 में कितना वे है, यहाँ पर आपका केवल एक तरीका है, ठीक है, एक 1 वे ही है, और इसमें भी 1 वे है। तो आप क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। इन सबको जोड़ने पर क्या आएगा, 1 2 4 6 8 और 2 10। यानी कहने का मतलब क्या है कि किसी घन के प्रत्येक फलक को काले या सफेद रंग से 10 विभिन्न तरीकों से रंगा जा सकता है। तो यही आपका आंसर है 59 का बी वाला, यानी आंसर है आपका यहां पर बी, 10 वेज। 60वां प्रश्न है अब आपका, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 को कितने त्रिक x y z संतुष्ट करते हैं जहां x y और z धनपूर्ण संख्याएं हैं। धनपूर्ण का मतलब क्या हो गया, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल जो नंबर्स होते हैं आपके, ये कहां से कहां तक होते हैं, नेचुरल नंबर आपके जो होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, और ये इनफाइनाइट तक जाते हैं, यानी कि अनंत तक जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 ये आपके नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पर एक समीकरण दिया है कि ये कितने, इसमें कितने त्रिक, इसमें कितने जो है ऐसी यहाँ पर बेस बनेंगे, कितने यहाँ पे तरीके बनेंगे जिनसे ये आपका x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 आ जाएगा, ये यहाँ पर पूछा गया है। और यहाँ बताया गया है x वाई और z धनपूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर करते हैं, इसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका केस 1 लेते हैं, केस 1, ठीक है। केस 1 में हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं कि सभी जो आपके जो नंबर्स हैं वो समान हैं, यानी x बराबर वाई बराबर जेड बराबर क्या है, 2 है। हम ये मान लेते हैं कि ये सभी जो है ये इन सब की वैल्यू समान है। तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप कर लीजिए इसको, तो आ जाएगा 2 + 2 + 2 बराबर 6। यहाँ तक बात क्लियर है आपको। यानी पहले केस में हमने मान लिया कि सभी x y z जो है ये समान है, क्योंकि बोला गया है जहाँ x y और z धनपूर्ण संख्या है। धनपूर्ण संख्या तो ये सारी हैं, जरूरी ये नहीं है, यहाँ ये नहीं बोला गया कि सेम है अलग है, तो हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो पहला केस तो यहाँ पर ये बन गया, ठीक है। अगला यहाँ पर अब देखते हैं केस 2, देखते हैं केस 2 क्या बन रहा है यहाँ पर। ये तो केस 1 इस तरह से बन गया, अब एक केस 2 देख लेते हैं। केस 2 में यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हम मान लेते हैं जो x और y है, यानी x की वैल्यू हम मान लेते हैं 1, ठीक है, x बराबर 1, और y की वैल्यू हम 1 मान लेते हैं, और z की वैल्यू हम यहाँ पे 4 मान लेते हैं। तब कैसे बनेगा आपका, आप बना लीजिए, या फिर हम जो है यहाँ पर ये वैल्यू चेंज कर लेंगे। देखिए हम यहाँ पर गलत लिख दी मैंने यहाँ पर, या फिर हम इसको बीच बीच में चेंज करके देख लेंगे। हमने मान लिया कि हम 1 और 4 वैल्यू लेंगे, यानी x y या z में से इनकी वैल्यू 1 और 4 लेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। तो ये 1 या 4 हम यहाँ पे वैल्यू लेंगे, हमें ये नहीं लिखना था मुझे, 1 या 4 वैल्यू हम लेकर रखते हैं। तो यहाँ पर पहला केस क्या बन जाएगा, 1 + 1 + 4 बराबर हो गया 6, ठीक है। यानी जब हमने x की वैल्यू भी 1 रखी, y की वैल्यू 1 रखी और z की वैल्यू 4 रखी, तो ये आपका 6 आ गया। अगला केस एक क्या बन सकता है कि x की वैल्यू 1 रख दें, y की वैल्यू 4 रख दें हम, और z की वैल्यू 1 कर दें, तो क्या बन जाएगा, ये फिर भी 6 आ जाएगा। ये केस अगला ये वाला बन गया। एक अगला केस क्या बन जाएगा, अगला केस भी बना लीजिए। अगला केस ये बनेगा कि यहाँ पर x की वैल्यू 4 कर दी जाए, y की वैल्यू 1 कर दी जाए, और z की वैल्यू 1 कर दी जाए, तो ये भी 6 आ जाएगा यहाँ तक। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 तरीके यहाँ पर हो गए, 3 वेज यहाँ पर बन गए। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये आपका सिंगल वेज है, एक वेज एक तरीका यहाँ पर बन गया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आपका जो तीसरा केस बन रहा है वो भी हम देख लेते हैं, थर्ड केस, यानी केस 3, ठीक है। इसमें भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर भाई 1 2 और 3, ठीक है। यहाँ पर इसका भी 6 आ जाएगा, हमने 1 2 3 अगर मान लिए तो इसका भी 6 आ गया। अब यहाँ पर 1 2 3 को हम चेंज कर देते हैं इनका स्थान, मान लीजिए 1 + 3 + 2 कर लेते हैं, तो भी 6 आ जाएगा यहाँ पर। एक केस आपका ये भी, यानी कि एक तरीका ये भी बन गया। अगला तरीका यहाँ पर क्या बन सकता है, यहाँ पर हम 2 कर दें इसको, यानी कि x को 2 कर दें, तो आपका क्या बनेगा, 2 1 + 3, ये भी 6 बन गया। एक तरीका आपका ये भी बन गया, ठीक है।
इसी में एक और बन गया तरीका 2 + 3 + 1 बराबर 6, ये भी एक तरीका आपका बन गया। एक अगला तरीका आप देखें तो अगला तरीका कितना बन गया 3 + 1 + 2 बराबर कितना हो गया 6, ये भी एक तरीका आपका बन गया। ऐसे ही आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक अगला तरीका और बन जाएगा, ये बनेगा 3 + 2 + 1 बराबर 6। यानी टोटल यहाँ पर कितने तरीके निकल आए ये, इन सबको अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर आपको 6 बेस यहाँ पर मिल रहे हैं, 6 तरीके यहाँ पर भी मिल रहे हैं। ठीक है, x + y + z बराबर 6 लाने के। और ये टोटल बेस कितने हो रहे हैं आपके 1 3 यानी 4 और 6, टोटल जो तरीके निकल रहे हैं वो आपके निकल रहे हैं 10। टोटल बेस जो है आपके, जो आपके सवाल में कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग टोटल बेस बन रहे हैं यहाँ पर कितने 10 बन रहे हैं। तो यही आपका आंसर है, यानी कि 10 तरीके से। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 60 का डी वाला। 61वां प्रश्न है अब आपका, यदि डॉलर का अर्थ विभाजित, ऐड का अर्थ है गुणित और हैश का अर्थ है घटाया गया, तो 10 #5 @ $1 का अर्थ क्या है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं इसको 10। ठीक है, हैश का अर्थ क्या बताया गया है घटाया गया, तो 10 हैश की जगह माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, 5 आ गया। ऐड का अर्थ क्या बताया गया है गुणा, यानी कि यहां पर इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 1। ठीक है, डॉलर का क्या बताया गया है विभाजित होना, यानी यहां पर इसका भाग दिया जा रहा है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। तो आपने पढ़ा होगा बॉडमास रूल, तो पढ़ा होगा, बॉडमास के बारे में पढ़ा होगा 4th 5 में, ये 4th 5th का ही है ये ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इस विधि से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 10 - 5 ये कितना हो गया, ये आपका हो गया इंटू 1/5 हो गया ये। ठीक है, और इससे ये कट गया, तो आपका क्या बचा यहाँ पर 10 - 1, यानी कि ये आपको आंसर प्राप्त हो गया 9। यही आपका आंसर है 61 का डी वाला। तो आंसर है यहाँ पर आपका डी। 62वां प्रश्न है अब आपका, यहाँ पर 62 है आपका। 8 अंकों की एक संख्या है 4 2 5 2 7 4 6 b को 3 से भाग देने पर शेषफल 0 रहता है, b के कितने मान संभव हैं, यहाँ पर ये बोला गया है। यानी कि आपकी संख्या हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4 2 5 2 7 4 6 b, ये आपकी एक संख्या है। यानी 4 2 5 2 7 4 6 b ये आपकी एक संख्या है, और ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है, यानी 3 से विभाजित है ये पूरी, ये बोला गया है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक रूल होता है, यानी 3 से कोई संख्या अगर विभाजित होगी तो उसका एक रूल होता है। आपने शायद पढ़ा होगा, जिन लोगों ने रीजनिंग वगैरह की कोचिंग की है वो लोग जानते होंगे कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 ये कहता है कि यहाँ पर ये जितने डिजिट दिए हुए हैं इन सब का सम जो है वो भी किससे, वो 3 का मल्टीप्लायर होगा, वो 3 का मल्टीपल होगा। तो हम यहाँ पर इन सब का क्या निकाल लेते हैं, इन सब का सम निकाल लेते हैं। कितना बनेगा सम 4 + 2 + 5 + 2 + 7 + 4 + 6 + b। ठीक है, कितना हुआ ये 6 5 11 और 2 13 और 7 20 4 24 और 6 30, यानी 30 + b। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। यानी आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर ये जो निकल कर आया है 30, ये आपका किसका, ये 3 का मल्टीप्लायर है। ठीक है, यानी 3 से ये 3 का मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ 3। यानी ये जब 30 जो है आपका मल्टीपल ऑफ 3 है, तो यहां पर b के स्थान पर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं जिससे कि आपका ये इनका ही मल्टीपल बन जाए। तो आप देखें कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। यहाँ पर हम b के स्थान पर 3 रख सकते हैं तो 33 बन जाएगा, तो भी ये 3 का मल्टीपल रहेगा। इसके स्थान पर हम क्या कर सकते हैं 6 रख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, यानी यहाँ पर 6 जब रखेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 36, ये भी आपका मल्टीपल है। यहाँ पर 9 रख सकते हैं, ये भी आपका मल्टीपल है। और इससे पहले आप 0 को भी रख सकते हैं, भाई यहाँ पर 0 भी तो रख सकते हैं बी के स्थान पर, 30 + 0 ये भी तो रख सकते हैं, तो ये भी आपका मल्टीपल ऑफ 3 निकल कर आएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, आप कितनी वैल्यू टोटल रख रहे हैं, आप यहाँ पर टोटल 4 रख रहे हैं, तो बी के यहाँ पर 4 मान संभव है। यानी बी के यहाँ पर कोई एक मान संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें केवल एक मान ही निकालना था, बल्कि संभव मान निकालने थे। ध्यान देना, आपके सीसेट 2019 के पेपर में यही सबसे बड़ा खेल हुआ है कि यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर बात आगे तक की पूछ ली गई है
यहाँ पर केवल मान नहीं पूछे गए हैं, कितने पॉसिबल मान जो है, कितने पॉसिबल जो मान यहाँ पर निकल सकते हैं बी के स्थान पर, वो पूछे गए हैं। तो यहाँ पर बी के स्थान पर आपके 4 पॉसिबल मान निकल सकते हैं। तो यही आपका आंसर है 62 का सी वाला, यानी कि 4। अब चलिए अगला प्रश्न है अब आपका यहाँ पर, निम्नलिखित 3 प्रश्नांशों के लिए निर्देश दिए गए हैं। 6 विद्यार्थी हैं आपके, ए बी सी डी ई और एफ, कई परीक्षाओं में बैठे हैं। या तो सी का या फिर एफ का प्राप्तांक अधिकतम है। यहाँ पर यह बताया गया है कि या तो सी वाला जो है आपका, ठीक है, यानी या तो सी और या फिर एफ, इन दो में से क्या है, ये अधिकतम है, यानी क्या है, ये हायर है, ऐसे समझ लीजिए। ये दोनों क्या है, ये हायर है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, ये हायर है, इन दोनों में से कोई एक हायर है, ये बात यहाँ पे बोली गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब भी सी का प्राप्तांक अधिकतम होता है तब ई का प्राप्तांक न्यूनतम होता है, यानी कि यहाँ पर आगे बोली गई है जब किसका, सी का प्राप्तांक अधिकतम होता है, यानी कि सी मान लेते हैं जब सी जो है हायर है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आगे बताया गया है, तो ई जो है इसका न्यूनतम, यानी तो ई का जो है लोअर है, यानी जब सी जो है हाई गेन करेगा, ज़्यादा नंबर गेन करेगा, हायर होगा, तो यहाँ पर ई जो होगा ये लोअर होगा, सबसे कम नंबर ये गेन करेगा, ये बोला गया है। ठीक है, जब भी एफ का प्राप्तांक अधिकतम होता है, यानी यहाँ बोला गया है जब एफ का प्राप्तांक जो है ये हायर होता है आपका, लिखते रहूँगा यहाँ पर, तब बी का प्राप्तांक कितना है, ये बी का जो है न्यूनतम होता है, बी का यहाँ पर लोअर होता है। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी सबको। ठीक है, आगे यहां पर है, सभी परीक्षाओं में उन्हें अलग अलग अंक प्राप्त होते हैं। आगे है, डी का प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से अधिक है, यानी सभी परीक्षाएं जो हैं उनमें इन्हें अलग अलग अंक प्राप्त होते हैं। तो बोला गया कि जो डी का प्राप्तांक है, डी, ठीक है, ये आपका किससे अधिक है, ये आपका ए से अधिक है। ठीक है, आगे बोला गया लेकिन वे निकट प्रतिस्पर्धा हैं, यानी डी और ए का लगभग बिल्कुल क्लोज है मान, ये बोला गया है। ए का प्राप्तांक बोला गया है, ए का प्राप्तांक बी के प्राप्तांक से अधिक है, यानी कि यहां पर ए जो है वो बी से ऊपर है। ठीक है, प्राप्तांक के मामले में सी का प्राप्तांक जो है वो ए के प्राप्तांक से अधिक है, सी का प्राप्तांक जो है वो ए के प्राप्तांक से अधिक है। तो देखिए यहां पर सी का प्राप्तांक जो बोला गया है कि ये ए के प्राप्तांक से अधिक है, और ये हमें ऊपर वाली लाइन में बोला गया था इसमें कि डी का प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से अधिक है, लेकिन वे निकट प्रतिस्पर्धा है, यानी कि बिल्कुल क्लोज में है नंबर, हो सकता है दशमलव में नंबर हो। तो यहां पर अगली लाइन में बोला गया है कि सी का प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से अधिक है, इसका मतलब क्या है कि ये ए और डी दोनों से ऊपर होगा, ये आपका यहां कहीं होगा। तो आपका इस वाली जो केस को आप ध्यान रखना, ये आपका सी डी ए बी ये केस एक बन गया, यानी यहां पर सी के नंबर ज्यादा हैं, इस तरह से समझ लीजिए, सी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन आपका बी। ठीक है, हमने इसको टेबल के रूप में लिख दिया है, बस फर्क इतना है। और ये वाली एक कंडीशन है, ठीक है, ये वाली, यानी कि यहां पर आपके पास 3 कंडीशन गिवन है, एक ये कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन। अब इन तीनों कंडीशन को देखते हुए आपको प्रश्न को हल करना है, आगे जो प्रश्न है उनको हल करना है। 63वां प्रश्न है, यदि एफ योग्यता क्रम से दूसरे स्थान पर आता है तो बी का स्थान क्या है, यानी अगर एफ जो है योग्यता क्रम से कौन से सेकंड नंबर पर आता है, सेकंड स्थान पर आता है, तो बी का स्थान क्या होगा। चलिए हम यहां पर रखकर देख लेते हैं। तो ये आपका बोला गया है कि ये आपका एफ जो है इस दूसरे स्थान पर आता है, तो देखिए ये आपका सी फिर पहले पर आ जाएगा, क्योंकि यहां पर सी और एफ में से कोई एक हायर रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपके प्रश्न में बोला गया कि सेकंड स्थान पर आता है, इसका मतलब क्या है, सी आपका पहले स्थान पर हो गया, एफ आपका दूसरे स्थान पर हो गया। उसके बाद ये वाली जो है सीरीज पूरी ऐसी ही रहेगी, डी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी, और बचा हुआ क्या है यहाँ पर आपका ई बचा है, और बताया भी गया है कि ई जो है, यानी कि मान लीजिए सी जब हायर है तो ई यहाँ पर लोअर होगा, तो उस हिसाब से ई आपका जो है कहाँ पर आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। आपकी ये कंडीशन के अकॉर्डिंग ये आपका बनके तैयार हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे प्रश्न में जो बोला गया है वो हम देख लेते हैं। तो बी का स्थान क्या है, बी का स्थान यहाँ से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, यानी बी का स्थान यहाँ पे 5वां है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 63 का सी, यानी कि बी का स्थान यहाँ पर 5वां है। अब आगे बात बोली गई है कि मान लीजिए बी का प्राप्तांक जो है वो न्यूनतम है, यानी बी का प्राप्तांक सबसे कम है, तो सी का स्थान क्या होगा। मान लेते हैं कि भाई बी जो है इसका प्राप्तांक जो सबसे कम निकल कर आया है, तो सी का स्थान क्या होगा। चलिए हम वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा यहां पर साफ कर लेते हैं।
ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक केस जो बन रहा है आपका, सॉरी पेन लेना था मुझे। देखिए यहाँ पर जो आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग बोला गया है, यदि बी का प्राप्तांक न्यूनतम हो तो सी का स्थान क्या होगा। यानी बी का न्यूनतम होने का मतलब ये हो गया कि सी ऊपर वाले से पहले स्थान पर तो नहीं आ पाएगा, पहले पर फिर एफ आ जाएगा, तो पहले फिर इस तरह से बन जाएगी सीरीज आपकी, यानी एफ ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, सी यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा और यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, यानी बी यहाँ पर न्यूनतम है। अब आप कहेंगे ई कहाँ गया, ई आपका फिर यहाँ हो जाएगा फिक्स, ई आपका यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। ये आपका एक पहला केस है, ध्यान देना, ये आपका फर्स्ट केस बन रहा है, इसमें केस 1 के अकॉर्डिंग है। अब केस 2 के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, केस 2 के अकॉर्डिंग क्या बनेगा। केस 2 के अकॉर्डिंग आपका ये बनेगा यहाँ पर, यानी कि एफ यहाँ पे चला जाएगा, सी यहाँ पर आ जाएगा, इसके बाद फिर क्या आ जाएगा, यानी एफ सी, इसके बाद डी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ए आ जाएगा यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर आपका बी आ जाएगा यहाँ पर। अब चूंकि यहाँ बोला गया कंडीशन एफ हायर होगा तो बी लोअर होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, यानी कि यहाँ पर आपका ई आ जाएगा यहाँ पर, और ये आपका ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 2 केस तैयार हो गए, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक में, यानी एक केस में सी जो है आपका कौन से स्थान पर है, 3rd पर है यहाँ पर, ठीक है। दूसरे केस में यहाँ पर सी जो है आपका कौन से पर है, 2nd पर है, ठीक है। और दोनों ही केस अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग सही हैं, दोनों ही केस अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही हैं। तो यहां पर क्या होगा इसका स्थान, यानी यदि बी का प्राप्तांक न्यूनतम हो तो सी का स्थान क्या होगा, दूसरा या फिर तीसरा। तो यही आपका आंसर है 64 का यहाँ पर डी वाला। 65वां है, यदि ई का योग्यता क्रम तीसरा हो। देखिए यहां पर बोला गया है कि ई का योग्यता क्रम तीसरा हो तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो अब तक तो आप शायद आपको रट गई होगी, ये सी डी ए बी वाली सीरीज है ये। तो यहां पर जो बोला गया है कि यदि ई का योग्यता क्रम तीसरा हो, देखिए मैं फिर से बना देता हूं, यहां पर यही बना देता हूं। ये देखिए यहां पर मैं इसको तैयार कर देता हूं, ठीक है। सी जो है तीसरे नंबर पर बोला गया है, यानी सी जो है 3rd पर है, तो फिर यहां पर क्या बनेगा, तो यहां पर सी को आप 3rd पर पहुंचा दीजिए ऐसे करके। तो सॉरी, ई को 3rd पर पहुंचाना है, तो ई आपकी 3rd पे पहुंच गई। और हमें पता है सी अगर हायर होगा तो ई लोअर होगा, तो यानी सी से ये नीचे ही रहेगा ये। तो एफ आपका ऊपर पहुंच गया, ठीक है। इसके नीचे अब कौन कौन से आ गए आपके, डी आ गया, ए आ गया और आपका बी आ गया। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। ये आपका ये केस एक बन गया ये वाला। चलिए यहां पर अब देख लेते हैं, ई का प्राप्तांक सी के प्राप्तांक से अधिक होगा, गलत। ई का प्राप्तांक सी के प्राप्तांक से अधिक क्यों होगा, जब पहली केस में ये कह दिया गया है कि भाई सी हायर रहेगा और यहां पर ई जो है लोअर रहेगा, तो ये तो संभव ही नहीं है, पहला वाला गलत हो गया। सी का प्राप्तांक ई के प्राप्तांक से अधिक होगा, हाँ ये बिल्कुल सही है। सी का प्राप्तांक यहां पर आप देखेंगे ये ई से ऊपर है, यानी कि सी जो है वो ग्रेटर देन किससे है, ई। तो यानी ये आपका 2nd वाला यहां पर ये कथन बिल्कुल सही है। अगला है ए का योग्यता क्रम चौथा है। अब देखिए ए का योग्यता क्रम चौथा नहीं है, बल्कि यहां पर कौन सा है, 5th है, तो आपका ये ऑप्शन भी गलत हो गया। डी का योग्यता क्रम 5वां है, डी का 5वां है ही नहीं, डी का 4th है, तो यानी कि ये आपका अंतिम वाला भी गलत हो गया। सही वाला कौन सा है यहाँ पर, सही वाला जो ऑप्शन है आपका यहाँ पर बी वाला है, 65 का बी। अगला प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित 2 प्रश्नांशों के लिए निर्देश, निम्नलिखित कथनों स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 को पढ़िए और उनके बाद आने वाले 2 प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, सोहन के वजन का दुगना मोहन के वजन या रोहन के वजन से कम। यानी हम यहाँ पर जो स्टेटमेंट 1 है इसके अकॉर्डिंग जो कंडीशन दी हुई है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका सोहन के वजन का दुगना यानी कि ट्वाइस सोहन, ठीक है, ये किससे कम है, या तो मोहन से कम है या फिर रोहन से। तो ये आपका यहाँ पर मोहन से कम हमने दिखा दिया, और अगले में किससे, आपका रोहन से कम, या लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, एस से सोहन, एम से मोहन और आर से रोहन। स्टेटमेंट आपका 2nd क्या कह रहा है वो भी लिख लेते हैं, रोहन के वजन का दुगना, यानी अब यहाँ पर ट्वाइस हो गया, कौन, रोहन हो गया, और मोहन के वजन या सोहन के वजन से अधिक, यानी दोगुना रोहन जो है आपका किससे, मोहन से ज़्यादा है, और किससे ज़्यादा है ये आपका हो गया किससे, ठीक है, ये आपका ट्वाइस आर जो है मोहन या फिर सोहन के वजन से ज़्यादा है। यहाँ तक बात क्लियर है। 66वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, मोहन का वजन अधिकतम है,
देखिए यहाँ पर बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि मोहन का वजन अधिकतम है। जैसे यहाँ पर पहले स्टेटमेंट में कंडीशन आप देख रहे होंगे, उससे कोई क्लियर ही नहीं हो रहा है, और सेकंड स्टेटमेंट में भी आप देख रहे हैं उससे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर पहला वाला नहीं होगा। सोहन का वजन अधिकतम है, यहाँ पर हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं किसका वजन अधिकतम है, तो यहाँ पर बी वाला भी नहीं होगा। रोहन का वजन अधिकतम है, देखिए एक नज़र में आपको लग सकता है ये 2R देखकर कि रोहन का वजन अधिकतम है, लेकिन यहाँ पर वास्तविकता में रोहन का भी वजन यहाँ पर क्लियर नहीं है कि अधिकतम है या न्यूनतम है, तो यहाँ पर सी वाला भी गलत है। तो यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन लगेगा कि किसका वजन अधिकतम है, यह निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि आंकड़े सफिशिएंट नहीं है। 67वां आपका जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? मोहन का वजन न्यूनतम है। देखिए यहाँ पर क्या मोहन न्यूनतम है? नहीं, मोहन न्यूनतम नहीं है। ये यानी कि ट्वाइस सोहन से बड़ा है, यानी कि दोगुने सोहन से मोहन जो फिर भी बड़ा है, और दोगुने सोहन से रोहन भी बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये निकल कर आया कि भाई सोहन का वजन न्यूनतम है। समझ रहे हैं आप, ये यहाँ पर स्टेटमेंट बिल्कुल राइट हो गया, क्योंकि दोगुना सोहन, भाई सोहन जितना भी है वजन में हो या फिर वजन में ही ले, हाँ वजन में ही है यहाँ पर, कि वजन में दोगुना सोहन जो है वो एम से फिर भी छोटा रह जाता है, मोहन से फिर भी कम रह जाता है। दोगुना सोहन जो है रोहन से भी छोटा रह जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोहन का वजन सबसे ज़्यादा कम यहाँ पर है, ये यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गया स्टेटमेंट 1 से। तो यह सही आंसर होगा आपका 67 का बी वाला। 68वां प्रश्न है अब आपका, अनुक्रम 132, 129, 124, 117, 106, 93 और फिर x में x क्या है? देखिए यहाँ पर 132 से 129 तक आ रहे हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर -3 का डिफरेंस है। 129 से 124 तक आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर -5 का डिफरेंस है। 124 से 117 तक आ रहे हैं यहाँ पर, तो आपको देखने को मिल रहा है -7 का डिफरेंस है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 11 का -11 का डिफरेंस है। ठीक है, 117 106 के बीच में। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो कितना का डिफरेंस आ रहा है, ये -13 का डिफरेंस है, -13 का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है, अगला डिफरेंस यानी ये एक प्राइम सीरीज बन गई, 3, 5, 7, 11, 13। अगला कौन सा आएगा? प्राइम का मतलब यही होता है खुद से और 1 से ये डिविजिबल होते हैं। तो यहाँ 13 के बाद फिर कौन सा आएगा? यहाँ पर आएगा आपका x के स्थान पर 17 -17। तो 93 में से 17 आप घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 93 में से, ठीक है, कितना, 17 को आप घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 76। तो यहाँ पर आंसर है 68 का सी वाला। 69वां प्रश्न है अब आपका, कोई दीवार घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 10 मिनट तेज चलती है। इस घड़ी को सोमवार को पूर्वाह्न 8 बजे, पूर्वाह्न का मतलब हो गया 8 AM, सही समय दिखाने के लिए सही किया गया। जब यह घड़ी बुधवार को अपराह्न यानी कि PM 6 PM बजे का समय दिखाती है तो सही समय क्या है? ठीक है, देखिए बड़ा आसान सा प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 by 1, ये आपका मंडे है, ठीक है, और मंडे को 8 बजे, 8 पूर्वाह्न है यहाँ पर यानी 8 AM, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, मंडे के बाद क्या आया होगा, मंडे के बाद 24 आवर के बाद ट्यूसडे आया होगा, नहीं सॉरी ट्यूसडे आ गया होगा, मंडे का ट्यूसडे ही तो आएगा। तो ट्यूसडे, और ट्यूसडे में भी आप वही समय लेंगे सुबह से, यानी कि 24 घंटे का सर्कल पूरा करने में कितना, यानी यहाँ 24 आवर का जो पूरा होगा दिन का सर्कल, यहाँ पर घड़ी का पूरा होगा 24 आवर का, तो ये कितने बजे पहुंच जाएगी, ये फिर से वहीं 8 बजे पहुंच जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब वेडनेसडे पर आते हैं। तो वेडनेसडे में आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में ये 8 AM पर पहुँचेगी, यहाँ पर 24 घंटा पूरा करके, ठीक है। लेकिन वेडनेसडे में आप यहाँ पर देखते हैं कि वेडनेसडे में ही अब ये यहाँ पर कितने पे पहुँच गई है, ये आपके पहुँच गई 6 PM पर, यानी कि यहाँ पर इससे इतना कितना डिफरेंस आ रहा है ये। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 24 आवर, ठीक है, 24 आवर ले रही है यहाँ पर ये, यानी कि मंडे के सुबह के 8 बजे से लेकर ट्यूसडे के सुबह के 8 तक पहुँचने में 24 घंटे लग रहे हैं। ट्यूसडे से लेकर वेडनेसडे तक पहुँचने में 24 आवर लग रहे हैं इसको, ठीक है। और वेडनेसडे से यहाँ पे वेडनेसडे 8 AM से 6 PM तक पहुँचने में इसको कितना घंटे समय लग रहा है, यहाँ पर इसको समय लग रहा है 10 आवर का, ठीक है। अब हमें जो प्रश्न में बताया गया है वो ये बताया गया है कि जो 24 घंटे का समय लग रहा है तो इसमें कितना ये घड़ी फास्ट हो गई है, 10 मिनट, 10 मिनट यहाँ पर ये फास्ट हो गई है, यहाँ पर भी 10 मिनट फास्ट हो गई है, ठीक है। तो ये 10 आवर का समय जिसने 8 से अब 6
कवर किया है, तो ये 10 आवर का ये कितना निकलेगा, यहाँ पर ये हमें निकालना है भाई। यहाँ पर ये 10 आवर का हमें ये निकालना है। 10 आवर में हमें ये तो पता है कि भाई 24 जो है आपका 24 आवर जो है कितना ये फास्ट हो रही है, इसमें 10 मिनट फास्ट हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 घंटे में कितनी फास्ट होगी ये भाई। यहाँ पर 24 आवर में 10 मिनट फास्ट हो रही है, तो यहाँ पर 10 आवर का ही निकाल लेते हैं डायरेक्ट। 10 आवर में कितना फास्ट होगी, तो 10 आवर यहाँ पर 10/24 24 घंटा होता है पूरा, और इंटू 10 का आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आपको आंसर जो मिलेगा, यानी कि ये आपका कट जाएगा, यानी कि ये आपका 100 हो जाएगा यहाँ पर, और ये आपका 24। अब देखिए हमें इसको इंटीजर वैल्यू में लेना है, दशमलव में नहीं लेना है, तो ये 4 बार कटेगा। वैसे तो 4 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पर हमें ज्ञात हो गया कि 10 आवर में कितनी फास्ट हुई होगी ये, 10 आवर में ये 4 मिनट फास्ट हुई है। 10 आवर में ये कितनी 4 मिनट फास्ट हुई है, 4 मिनट फास्ट हुई है। तो टोटल कितनी फास्ट हो गई, मंडे 8 AM से लेकर वेडनेसडे के 6 PM तक कितनी फास्ट हो गई है, ये आपकी 4 मिनट हो गई। तो आप इन तीनों को जोड़ दीजिए आप, ठीक है, कितना हो गया ये, आप जब जोड़ेंगे 10 10 20 यानी 24 मिनट फास्ट हो गई। 24 मिनट ये फास्ट हो गई, इस वजह से ये 6 PM दिखा रही है। जब यह घड़ी बुधवार को अपराह्न 6 बजे का समय दिखाती है, तो सही समय क्या है। अब यहाँ पर सही समय क्या होगा, आप 6 बजे जो 6 PM हो रहे हैं इसमें से क्या करेंगे, 24 मिनट घटा देंगे। तो आई होप आपको घड़ी वाले प्रश्न हल करना आता होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप 24 मिनट को आप घटाएंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जैसे नॉर्मल जो आप सब्ट्रैक्शन करते हैं उस तरह से नहीं होगा। यहाँ से अगर आप 1 मिनट लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से जब आप 1 मिनट लेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आपको, यानी कि सॉरी, यहाँ पर जो है 1 घंटा आप लेंगे तो यहाँ पर हो गया इसका 1 घंटे का हो गया आपका 60 मिनट इधर मिल जाएगा। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटाने पर आपको क्या मिलेगा, ये आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है भाई। 10 में से 4 गए 6 बचे, और यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 2 गए 3 बचे, क्योंकि हमने यहाँ से 1 घंटा इधर पहुँचाया है, 1 घंटा यहाँ पर इधर लिया है हमने, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर समय कितना रह गया, यहाँ पर आपका 5 घंटे रह गए। यानी कि घड़ी में अब सही समय वास्तव में अगर देखा जाए, ये सही समय आपका 5:36 PM है, यानी अपराह्न 5:36 है। तो यहाँ पर यही आपका आंसर है यहाँ पर आपका 69 का ए वाला। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए मैं सिस्टमेटिक तरीके से आपको समझा दिया पूरा एक एक तरीका, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी फास्ट हुई और वास्तविक समय कितना है। जब ये घड़ी 6 बजे का समय दिखा रही है बुधवार को, तब सही समय कितना है, सही समय आपका 5:36 PM है। तो यही आपका आंसर है। तो आंसर है यहाँ पर आपका 70वां प्रश्न है अब आपका, यदि किसी उचित भिन्न के, यानी उचित भिन्न लिखा हुआ है, अंश और हर को उतनी ही धनात्मक मात्रा जो 0 से अधिक हो से बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न क्या होगी। देखिए उचित भिन्न कौन सी होती है, पहले तो हम भिन्न जान लेते हैं। भिन्न का मतलब होता है कि अंश बट्टे हर, ये आपने पढ़ा होगा 4th 5th में, ये अंश बट्टे हर को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं, ठीक है। अब बात हो रही है उचित भिन्न की। उचित भिन्न तब होती है जब हमारा हर जो है ये हमेशा अंश से बड़ा हो, तो ये इस तरह की जो भिन्न होती है वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी उचित भिन्न कहलाती है। एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल है आपका 1/2, एक उचित भिन्न है। 2/3 ये आपकी उचित भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं हर बड़ा है किससे, अंश से बड़ा है। अब यहाँ पर जो बोला गया है कि अंश और, यानी उचित भिन्न है आपकी, और अंश और हर को उतनी धनात्मक मात्रा जो 0 से अधिक है से बढ़ा दिया जाए, यानी कि उतनी धनात्मक मात्रा, यानी कि हम किसी एक सेम वैल्यू से इसको बढ़ा देते हैं। तो हमने मान लिया आपका ये 2/3 मान लियो भिन्न उचित भिन्न ये है, और इसको हमने इसमें कितनी वैल्यू रख दी, यहाँ पे 3 वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। सेम वैल्यू हमें पुट करनी है, उतनी ही मात्रा बोली गई धनात्मक वैल्यू उतनी हमें पुट करनी है, अंश और हर में बराबर। तो यहाँ पर अब नई भिन्न कितनी आ जाएगी, नई भिन्न यहाँ पर आपकी अब आ गई, ये वाली आ गई 5/6 आ गई। अब देखिए इसको जब आप 6 को 5 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.833, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर 2/3 इसको इसमें जब आप भाग देंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.666, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो परिणामी भिन्न है उसमें क्या है कि हमेशा मूल भिन्न से छोटा होगा, नहीं, हमेशा मूल भिन्न से बड़ा होगा। हाँ ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर जब हमने आपके उचित भिन्न में समान अंक जब ऐड किया हर अंश और हर में, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमें जो परिणाम मिला है वो परिणाम ये कह रहा है कि जो अब आगे वाली जो भिन्न होगी, नई वाली जो भिन्न होगी, ये इससे मूल वाली से बड़ी होगी। तो यहाँ पर आपका 70 का बी वाला आंसर होगा, आंसर है यहाँ पर बी।
यानी कि कहने का मतलब क्या है, 5/6 इज ग्रेटर देन किससे है, 2/3। और हमसे कंडीशन में यही बोला गया था कि हम उतनी ही धनात्मक मात्रा, यानी हमने यहाँ पर तीन अंश में 3 हर में जोड़ दिया, तो हमें ये परिणाम प्राप्त हुआ। इसके बाद में ये आपका मूल वाली, ये आपकी कौन सी है, मूल वाली लेके चले थे हम, ठीक है। तो मूल वाली से ये परिणाम ज्यादा है, आप देख पा रहे हैं परिणाम यहाँ पर ये ज्यादा है। 71वां प्रश्न है अब आपका, अनुक्रम 2, 196, 16, 144, 36, 100, 64 x में x क्या है। देखिए यहाँ पर हम कुछ देख पा रहे हैं, जो 2 है आपका, ये 2 का वर्गमूल है, 2 का एक परफेक्ट स्क्वायर है। 96 आपने पता होगा, ये 14 का आपका परफेक्ट स्क्वायर है 96। 16 जो है आपका 4 का आपका परफेक्ट स्क्वायर है। 144 जो है आपका 12 का परफेक्ट स्क्वायर है। 36 जो है आपका 6 का परफेक्ट स्क्वायर है आपका। 100 जो है 10 का परफेक्ट स्क्वायर है आपका। 64 जो है आपका 8 का परफेक्ट स्क्वायर है। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब कुछ दिख रहे हैं आप, यहाँ पे कुछ पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 2 की बढ़ोतरी हो रही है इनमें, ये ठीक है। यहाँ पर 2 की आपको +2 की बढ़ोतरी मिल रही है। जो भी मूल अंक है उनमें आपको देख रहे हैं, उन मूल अंकों में यहाँ पर भी 2 की बढ़ोतरी हुई है, यहाँ पर भी 2 की बढ़ोतरी हुई है, यहाँ पर भी 2 की बढ़ोतरी हुई है। अब यहाँ पर आपका x है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम लेके चलते हैं तो ये अगले अंक की बात हो रही है। यहाँ पर अगला अंक तो हमसे पूछा ही नहीं है, अगला अंक तो हमें मिसिंग है, तो अगला अंक निकालने से फायदा ही नहीं है। यहाँ पर आप देखें 14 वाले को, तो 14 से अगर हम 12 जाएं तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 2 जो मूल अंक है इसमें -2 की कमी हो रही है, 12 आ गया 14 से। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 की कमी हो रही है, यहाँ पर 2 की। इसका मतलब क्या है कि इसके आगे जाएंगे यहाँ पर x पर, इस वाले में भी 2 की कमी होगी। तो आप 10 का जब 2 कम कर देंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 8 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, यानी आप निकाल लीजिए, अभी दिया हुआ है 64 होगा। तो यही आपका आंसर है, x का मान होगा यहाँ पर 64, 71 का आंसर होगा यहाँ पर बी वाला। 72वां प्रश्न है अब आपका, किसी समूह में 15 व्यक्ति हैं जिनमें 7 फ्रेंच पढ़ सकते हैं, 8 जो है अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, जबकि 3 जो है इन दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं पढ़ सकते। कितने व्यक्ति यथार्थतः एक भाषा पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये जो है आपका, इसका पहले हमें वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, वेन आरेख बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको क्या है निकाल पाएंगे। तो हमारे पास कितने लैंग्वेज ग्रुप हैं, यहाँ पर 2 लैंग्वेज ग्रुप हैं, और दोनों में हमें बताया गया है कि 3 जो है इन दोनों भाषाओं में से। इसका मतलब क्या है, कुछ लोग इसमें कॉमन आ रहे होंगे। तो ये आपका कुछ इस तरह से डायग्राम बन जाएगा, इस तरह से, ठीक है। यानी ये आपका फ्रेंच हो गया, ये आपका इंग्लिश हो गया। टोटल व्यक्ति कितने हैं, 15 हैं। अब ध्यान देना, यहां पर बोला गया कि 3 जो है इन दोनों भाषाओं में से कोई नहीं पढ़ते हैं, तो 3 व्यक्ति यहां पे सेपरेट निकल गए। ये वाले फ्रेंच और इंग्लिश में जो कॉमन वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये वाला, इसमें कुछ व्यक्ति तो होंगे ही होंगे। अब हमें इनकी संख्या तो पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं इनमें जो कॉमन है, यानी जो फ्रेंच भी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी भी पढ़ सकते हैं, इनकी संख्या कितनी है, x है। तो यहां पर फ्रेंच में कितने लोग बचे, 7 में से x निकाल दीजिए आप, 7 - x बचे। अंग्रेजी में कितने बचे यहाँ पर, यानी कि क्योंकि अंग्रेजी में ये पूरा 8 का है, अंग्रेजी का, अंग्रेजी में 8 लोग हैं, तो यहाँ पर इसमें से x निकाल दीजिए, तो 8 - x निकाल दिया आपने। तो यहाँ पर कितने लोग हैं, x का मान कितना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसको सबको जोड़ लेंगे। आप जोड़ लीजिए यहाँ पर 7 - x प्लस x प्लस 8 - x प्लस ये 3, और कितने के बराबर, 15 के बराबर, क्योंकि 15 टोटल व्यक्ति हैं। करेंगे सॉल्व इसको, तो देखिए यहाँ पर 7 - x प्लस x प्लस 8 - x प्लस 3 = 15। इस x से ये x कट गया, ठीक है, इस x से ये x कट गया, और ये कितना हो गया, 15, यानी कि ये हो गया आपका 8 और 7 15, और 3 18, ये हो गया 18 - x बराबर 15। x जो है इधर पहुंच गया और 15 इधर आ गया, तो x क्या हो जाएगा, x बराबर 18 - 15 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 3। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर निकाल देता हूँ, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो ये पोर्शन है, इसमें 3 व्यक्ति हैं कॉमन। तो यहाँ पर कितने व्यक्ति बचे, यानी प्योर रूप से यहाँ पर कितने बचे, 3 तो ये निकल गया, तो 7 - x, यानी 4 व्यक्ति यहाँ पे बचे जो प्योर रूप से फ्रेंच पढ़ते हैं। 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 व्यक्ति ऐसे बचे जो प्योर रूप से क्या है, अंग्रेजी पढ़ते हैं। हमसे यही पूछा गया है कितने व्यक्ति यथार्थतः एक भाषा पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों को जोड़ दीजिए, 4 + 5 यानी = 9। 9 व्यक्ति ऐसे हैं जो यथार्थतः अपनी अपनी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, कॉमन नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा 72 का बी वाला। 73वां प्रश्न है अब आपका,
कोई मुद्रक किसी पुस्तक के पृष्ठों पर 1 से प्रारंभ कर पृष्ठ संख्या डालता है, यानी पृष्ठ संख्या हमें बताई नहीं कहाँ तक डालता है, और कुल मिलाकर जो पृष्ठ संख्या में अंक डाले गए हैं इन सबको मिलाकर कितने अंक बनते हैं, 3089 अंक ये प्रयोग में लाता है। हमें ये ज्ञात करना है इस पुस्तक में कितने पृष्ठ हैं। देखिए ये सिंपल नहीं है क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन है, और एग्जाम में इसको निकालने के लिए आपके पास कम से कम 4 से 5 मिनट का टाइम हो, और सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप निकालेंगे तो आप इसको आसानी से निकाल पाएंगे। तो हम समझते हैं इसको पहले। 1 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं हैं इसमें कितने डिजिट आते हैं आपके, इसमें आते हैं आपके 9 डिजिट। यहां तक बात क्लियर है। अब अगर हम देखें 10 से लेकर 99 तक की संख्याएं जो होती हैं इसमें कितने अंक आते हैं, इसमें कितने आपके जो आते हैं, यानी इसमें कितने आपके संख्याएं कितनी आ रही हैं, 10 से लेकर 99 तक आपकी संख्याएं आ रही हैं 90। मतलब क्या हुआ, हर संख्या में 2-2 डिजिट हैं, एक डिजिट ये डिजिट ये है, तो यहां पर इसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो इसका मतलब ये निकल कर आया कि कितने हो गए, ये यहां पर होगा 180 डिजिट अंक, ना कि संख्याएं। ध्यान देना, ये 10 से 99 का निकाल लिया। अब 100 से लेकर 999 के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं, 100 से लेकर 999 तक आपकी 900 संख्याएं आती हैं। और आपको पता है कि ये यहाँ पर सैकड़े वाली में 3 अंक होते हैं, 1 2 3, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आया यहाँ पर, ये आपका आ गया 2700। अब आप इन सबको जोड़ दीजिए, यानी ये आपके जो डिजिट आपने निकाले हैं 1 से लेकर 999 तक की गिनती के डिजिट जो जितने निकाले हैं इन सबको जोड़ दीजिए। कितने कितने हो गए, 9, 180, ये आपका 2700 जोड़ दीजिए, ये आपका कितना हो गया 9, ठीक है, 8 8 289 2889, यानी इनका टोटल आपका निकल आया 2889। लेकिन ये फिर भी कम है क्योंकि ये 3089 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टोटल जो इनका निकल रहा है ये वाला, इससे इसको घटा देंगे, यानी शेष इसमें कितना निकलेगा वो हम कर लेते हैं। शेष बराबर 3089 में से आप क्या करेंगे, इसमें से आपका जो आपने यहाँ तक 1 से लेकर 999 तक की जो संख्याएं हैं इनमें जो डिजिट काउंट किए हैं इसको इससे घटा देंगे। तो 2889 को हमने यहाँ से घटा दिया। घटाने के बाद आप देखेंगे ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और यहाँ पर आप देखेंगे यानी कि यहाँ से आप ले लेंगे एक लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 10 हो गया, 10 और 8, 10 में से 8 गए 2 बचे, तो यहाँ पर 200 आ गया। यानी क्या हो गया, ये 200 डिजिट निकल कर आ गया। यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 200 डिजिट का डिफरेंस आ रहा है, 200 डिजिट का डिफरेंस आ रहा है। अब हमने चूंकि 999 तक तो पहले काउंट कर लिए हैं भाई, 999 तक तो पहले काउंट कर लिए हैं कितने डिजिट आएंगे। 999 से आगे जब हम जाएंगे यानी 1000 से जब हम स्टार्ट करेंगे तो 1000 में कितने डिजिट हो जाते हैं, 1000 में 4 डिजिट हो जाते हैं, 4 डिजिट हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, हम 999 तक काउंट कर चुके हैं, अब इससे आगे कहाँ तक ये जाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 200 डिजिट हैं आपके निकल कर आए हैं इनमें 4 का भाग दे देंगे, तो हमें यहाँ पर संख्याएं पता चल जाएंगी। तो दे दीजिए भाग आप 200 अपॉन कितने का, 4 का भाग देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 50। यानी कि आपके 50 नंबर्स के डिजिट कितने हो गए, 50 नंबर के डिजिट हो गए आपके कितने, 200 डिजिट हो गए। ठीक है, अब चूंकि आप यहाँ पर 1 से लेकर 999 तक संख्याएं पहले ही निकाल चुके हैं, इनके डिजिट निकाल चुके थे, अब 50 यहाँ पर निकल आए, तो आप जोड़ दीजिए कितना हुआ यहाँ पर 999 प्लस 50 यानी कि 9, और ये 9 5 कितना होता है, 14, और यहाँ पर ये गया तो ये हो गया 1049। यानी कि ये आपके नंबर्स हैं ना कि डिजिट। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बड़ा आसान प्रश्न था, लेकिन वही है कि सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वरना अगर सिस्टमेटिक तरीके से आप जरा सा भी हटक गए तो आप ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा यहाँ पर 73 का आपका सी वाला 1049। 74वां प्रश्न है आपका, किसी विन्यास का अनुसरण करने वाले निम्नलिखित अनुक्रम पर विचार कीजिए। एक अनुक्रम है CACCAA देखिए यहाँ पर बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से रखकर देख लीजिए, ये जो है जो पैटर्न दिए हुए रखकर देख लीजिए कौन सा सही बन रहा है। तो यहाँ पर आपका देखने पर ये पता चल रहा है कि बी वाला यहाँ पे ज़्यादा सटीक बन रहा है पैटर्न, और यही आपका आंसर है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, ना ही कोई विधि है। यहाँ पर वही है कि आप पैटर्न देख लीजिए अपना और ये आ जाएगा। तो 74 का यहाँ पर आंसर होगा आपका बी वाला। 75वां प्रश्न है अब आपका यहाँ पर, किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, यानी हमने मान लिया चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 हैं आपके,
ठीक है। और उनके कौन है, माता पिता हैं। बच्चों और उनकी माता के वजनों का औसत कितना है, 50 किलोग्राम है, यानी कि चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 और प्लस इनकी मम्मी मदर, इनका मिलाकर जो एवरेज है, ठीक है, एवरेज ध्यान देना, ये 50 किलोग्राम है। मतलब इनका सम कितना हो गया भाई, सम अगर हम निकालें तो 50 × 3, यानी कि यहाँ पर ये टोटल इनका सम जो हो गया वो हो गया 150 किलोग्राम। यहाँ तक बात क्लियर है आपको। इसके अलावा बच्चों उनकी माता के वजनों का औसत 50 किलोग्राम है, बच्चों उनके पिता के वजन का औसत 52 किलोग्राम है। अब बच्चे और उनके पिता का निकाल लेते हैं, C1 + C2 + फादर, और इनका एवरेज बताया गया कितना है, ये बताया गया 52 किलोग्राम। इनका सम निकाल लेते हैं, इनका सम कितना हो गया 52 × 3, ठीक है, ये आ गया 6 और ये आपका आ गया 156 किलोग्राम। अब बोला गया है कि यदि पिता का वजन 60 किलोग्राम है तो माता का वजन क्या है, यानी फादर यहां पर जो है आपका कितने का है, ये 60 का है, ठीक है, और माता का वजन पूछा है। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहां पर ये आपका इक्वेशन 1 बन गया ये वाला, और ये आपका इक्वेशन 2 बन गया। तो अभी हम क्या करेंगे, यहां पर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा देंगे। इक्वेशन जो सेकंड आई है इसमें से इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। घटा लीजिए, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर C1 + C2 + F कितना निकल कर आया है, ये आपके आया है 156 के बराबर आया है। ये C1 + C2, ठीक है, प्लस मदर बराबर 150 आया है, ये माइनस माइनस माइनस, ये माइनस, ठीक है, आप कर लीजिए। यहाँ पर आप जब करेंगे तो ये इससे ये कट गया, C से C, ये इससे ये कट गया, यानी कि फादर और मदर का जो डिफरेंस निकल कर आया कितना, 6 का निकल कर आया, यानी फादर और मदर का जो डिफरेंस है कितना है, 6 साल का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है, फादर अगर पिता जो है 60 किलोग्राम के हैं, एक ईयर लिख रहा हूँ मैं, 1 किलोग्राम आएगा ये, ठीक है, यानी अगर पिता 60 किलोग्राम के हैं तो मम्मी इनकी कितनी होंगी, 60 में से 6 घटा दीजिए तो मम्मी मदर बराबर, ठीक है, ये होंगी आपकी 60 - 6, यानी कि ये होंगी 54 किलोग्राम की होंगी। यहाँ तक बात आपको क्लियर है, यानी कि ये 54 किलोग्राम की होंगी। तो यही तो पूछा गया है। तो माता का वजन कितना है, माता का वजन आपका जो है 54 किलोग्राम है, तो आंसर है आपका डी वाला। 76वां प्रश्न है अब आपका, मान लीजिए आपके पास 3 मूल्य वर्गों 1 रुपये, 10 रुपये और 50 रुपये में रुपया मुद्रा जो है पर्याप्त मात्रा में है। आप 107 रुपये के एक बिल का भुगतान कितने विभिन्न तरीकों से कर सकते हैं। देखिए आपको बिल का भुगतान कितना करना है, 107 रुपये का बिल है, आपको इसका आपका जो है भुगतान आपको इसको करना है। अब आपके पास 1 रुपये के यहाँ पर हैं, ठीक है, इसके अलावा 10 का नोट है आपके पास, और इसके अलावा क्या है 50 का नोट है। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका यहाँ पर यही है कि आप इसके केस लेकर चलें। हम केस मान के चलें कि आपका पहला एक केस है आपका ये वाला, ये केस हमने मान लिया कि जब यहाँ पे 50 का नोट नहीं है, यानी 50 रुपये का जो नोट है ये ना हो, पहला केस हमने ये मान लिया, ठीक है। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस आपका यहाँ पर क्या बनना है, सेकंड केस यहाँ पर ये बनना है कि मान लेते हैं 50 का केवल एक सिंगल नोट है, यानी 50 रुपये का क्या है एक, ये आपका यानी कि पहले केस में 50 रुपये का नोट ना हो, क्रॉस लगा दिया मैंने। सेकंड केस में मान के चलते हैं 50 रुपये का क्या है आपका एक सिंगल नोट है, 1 नोट है आपके पास, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। केस 2 में क्या है, सॉरी केस 2 हो गया, केस 3 में क्या है, केस 3 देख लेते हैं। केस 3 में ये हो सकता है कि 50 के 2 नोट हों, क्योंकि 50 के 3 नोट नहीं हो सकते, 50 के 3 नोट होने का मतलब क्या हो गया 150 रुपये हो गए, 2 ही नोट हो सकते हैं 50 के। तो केस 3 में हम मान के चलते हैं कि केस 3 में आपके 50 के कितने हैं 2 नोट हैं, 2 नोट हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब केस 1 के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम चलते हैं, यानी हमने केस 1 जो लिया है, केस 1 को हम पहले देख लेते हैं केस 1 में कितनी पॉसिबिलिटीज निकल रही हैं। तो केस 1 को देखेंगे पहले, ठीक है। यहां पर एक बात तो ये हो सकती है कि 107 के 107 आप जो है कॉइन दे दें, 107 के आप क्या करें कॉइन दे दें, एक तो तरीका आपका ये हो सकता है, यानी आपका ये एक वे हो गया, एक तरीका आपका ये हो गया, ठीक है। अगला तरीका ये हो सकता है कि यहां पर आप एक 10 रुपीज़ का यहाँ पर एक नोट दे दें, 10 रुपीज़ का 1 नोट दे दें, और इसके अलावा कितने के 97 के कॉइन दे दें, ये हो सकता है, ठीक है। अगला वे एक आपका एक तरीका ये हो सकता है, 1 वे आपका ये वाला बन सकता है, ठीक है, लिखते जाना अपनी कॉपी पर।
अगला तरीका क्या हो सकता है कि आप 10 रुपीज़ के जो है 2 नोट दे दें और 87 कॉइन दे दें, 87 कॉइन दे दें, सिक्के दे दें। ये भी आपका एक तरीका बन सकता है। एक वे आपका ये भी हो सकता है। ऐसे करते करते अगर आप देखेंगे तो ये आपके कितने वे बन सकते हैं, ये 10 टाइम्स बन सकते हैं। यानी कि ये आपके 10 टाइम्स 10 ऐसे तरीके इस तरह से बन सकते हैं। यानी 1 2 3 और 10 तक ये 10 तरीके बन सकते हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो केस 1 के अकॉर्डिंग आपके टोटल 11 वेज बनेंगे। यहाँ मैं लिख लेता हूँ, केस 1 के अकॉर्डिंग आपके टोटल कितने वेज बनेंगे, टोटल यहाँ पर आपके बनेंगे कितने, 11 वेज बनेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है आपको केस 1 के अकॉर्डिंग। अब आज आ जाते हैं यहाँ पर हमने केस 2 में आ जाते हैं। केस 2 में देख लेते हैं, ठीक है। केस 2 आपका हम यहाँ पर लेके चलते हैं, ये वाला केस 2 है आपका यहाँ पर, हाँ यही लेके चलते हैं, यहीं से सेपरेट कर लेते हैं इसको। केस 2 को लेते चलते हैं। तो 50 रुपये का एक नोट लेकर चले हैं हम। तो पहली बात ये हो सकती है 50 रुपये का आपका क्या है, एक नोट हो, ठीक है, और 57 के आपके क्या हो, कॉइन हो, ठीक है। ये आपका एक तरीका ये बन सकता है, वन वे आपका ये हो सकता है। अगला तरीका क्या है कि भाई 50 रुपये का एक ही नोट मान के चले हम, ठीक है। इसके अलावा ये हो सकता है कि भाई यहाँ पर 50 रुपये का एक नोट हो और इसके अलावा यहाँ पर 10 रुपये का एक 10 का एक नोट आ जाए और 47 कॉइन आ जाए, 47 सी लिख दे रहा हूँ मैं, यानी कॉइन आ जाए। ये भी आपका एक तरीका बन सकता है। एक वे आपका ये भी बन सकता है। अगला तरीका आपका कुछ इस तरह से बन सकता है आपका, यानी कि यही आप सेम पैटर्न आगे इसको बढ़ा दीजिए सिमिलर, क्योंकि 50 का एक ही मान के चले हम, तो ये आप आगे जब बढ़ाएंगे इसको तो यहाँ पर क्या है 10 के 2 नोट हो जाएं और सिक्के कम हो जाएंगे, ठीक है। 10 के 2 नोट हो जाएं और कॉइन घटते जाएंगे ऐसे करके। 10 के 3 नोट हो जाएं, यहाँ पर एक तरीका ये है। 10 के 4 नोट हो जाएं, यहाँ पर एक तरीका ये है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। 10 के 2 नोट हो जाएंगे तो उसका मतलब क्या है 37 कॉइन हो जाएंगे यहाँ पर। 10 के 3 नोट हो जाएंगे तो उसका मतलब क्या है यहाँ पर 27 कॉइन हो जाएंगे आपके, ठीक है। 10 के 4 नोट हो जाएंगे तो यहाँ पर मतलब क्या है 17 कॉइन हो जाएंगे यहाँ पर आपके। 10 के यहाँ पर आप देखेंगे अगर 10 के 5 नोट हो जाएंगे तो उसका मतलब क्या है 7 कॉइन बचेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है आपको। और यहाँ पर आप देखेंगे 10 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि 50 का एक नोट है, ज़्यादा हो जाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। यानी आप यहाँ से कर लीजिए, इन सब के आगे क्या है, ये 50 का एक है, इनके आगे 50 का एक है हर किसी के आगे ये, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको। 50 का एक इन सब के आगे है। तो आप टोटल बेस यहाँ पे कितने बन गए, यहाँ पे काउंट कर लीजिए। आप काउंट करवा देता हूँ मैं। ये एक तरीका, ये एक तरीका, ये एक तरीका, ये एक तरीका, यानी टोटल बेस यहाँ पर आपके जो है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 तरीके आपके केस 2 के अकॉर्डिंग बन गए। केस 2 के अकॉर्डिंग आपके बन गए। टोटल बेस आपके कितने हैं केस 2 के अकॉर्डिंग, 6 बेस बन गए। यहाँ पे हम लिख देते हैं 6 तरीके आपके इसके तरीके से बन गए। अब अंतिम केस बचा है केस 3। केस 3 के अकॉर्डिंग देखें। अब देखिए केस 3 के अकॉर्डिंग तो ऑब्वियस सी बात है, केस 3 में क्या आएगा, केस 3 में आपका जो है इसमें आप हम पहले से 2 50 के नोट लेकर चले हैं, 50 के 2 लेकर चले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हमें 7 कॉइन ही देने पड़ेंगे, 10 का नोट तो नहीं दे सकते, यानी कि हम 7 कॉइन ही देंगे। तो यहाँ पर क्या है केवल एक सिंगल केस बनना है, सिंगल तरीका सिंगल वे बनना है। तो टोटल कितने वे हो गए आपके, जोड़ लीजिए। 11 केस 1 के अकॉर्डिंग, 6 आपके जो हैं यानी 11 आपके किसके अकॉर्डिंग, यानी 11 आपके जो हो गए केस 1 के अकॉर्डिंग, 6 आपके जो हो गए केस 2 के अकॉर्डिंग और 1 हो गया आपका केस 3 के अकॉर्डिंग। जोड़ दीजिए यहाँ पर 11 + 6 + 1, यानी कि 18 वेज हो गए आपके, 18 तरीके हो गए। 18 तरीके से आप भुगतान कर सकते हैं। तो यही आपका आंसर है। आंसर है 76 का सी वाला। देखिए इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ये तभी संभव है जब आपने इनकी प्रैक्टिस की हो, वरना एग्जाम में आपको करना यहाँ पे उचित नहीं है। एग्जाम में आप इसको छोड़ सकते हैं। 77वां प्रश्न है अब आपका, बड़ा सिंपल है आपका ये। ए अपने घर से प्रारंभ कर पूर्व की ओर 20 मीटर चला, यानी ए का हम मान लेते हैं, ए का ये कोई घर है, ठीक है। यहां से स्टार्ट करके ये क्या है, ये 20 मीटर गया है यहां तक ए, ठीक है। ये कितना गया है 20 मीटर गया है, यहां पर लिख लेते हैं। और यहां पर इसको क्या मिला है, इसका मित्र बी मिल गया है, यहां पर बी मिल गया है। बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। और ये बी के साथ मिलकर कितना है 10 मीटर साथ चला, यानी बी के साथ मिलकर ये यहां तक 10 मीटर चला, ठीक है। यानी अब ये कितना चल गया 30 मीटर चल गया ओवरऑल। तब ए बाईं ओर मुड़ गया। अब देखिए ए का बायां कौन सा होगा, ए का बायां ये वाला होगा,
तो ए बाईं ओर मुड़कर कितना गया है, ए बाईं ओर मुड़कर, यानी तब ए बाईं ओर मुड़ गया और बी जो है दाईं ओर, यानी ए इधर को मुड़ गया, ए मुड़ गया और ये जो है बी जो है इस तरफ आ गया। यहां तक बात क्लियर है। यानी कि ए जो है, ए यहां पर मुड़ गया, यानी ए बाईं ओर मुड़ गया और बी जो है दाईं ओर मुड़ गया। और ए कितना चला है, यहां पर 2 मीटर चला। और ये जो है बताया गया है कि ये जो बी मुड़ा है दाईं ओर, ये चला है यहां से लेकर यहां तक 8 मीटर। यहां तक बात क्लियर है आपको। फिर बी बाईं ओर मुड़कर 4 मीटर चला। अब देखिए बी का बायां यहां होगा, ये यहां से यहां तक कितना चला है, ये आपका 4 मीटर चला है। ठीक है, 4 मीटर चला। जिसके बाद अपनी दाहिनी ओर 5 मीटर चला, अपनी दाहिनी ओर ये इधर 5 मीटर और चला। ठीक है, और बोला गया है कि अपने कार्यालय पहुंच गया, यानी यहां पर ये इसका फाइनल क्या आ गया, इसका यहां पर आ गया ऑफिस। ठीक है, इस बिंदु पर। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब आगे बोला ए के ऊपर आते हैं। ए दाहिनी ओर मुड़ गया, यानी ए अपना क्या है, दाहिनी ओर मुड़ गया और ये 12 मीटर चला। यहां दाहिनी ओर मुड़ा और ये कहां तक, यानी 12 मीटर यहां तक चला। ठीक है, और अपने कार्यालय पहुंच गया, यहां तक चला है और अपने फाइनली ऑफिस पर पहुंच गया, यानी ये इसका ऑफिस है। और ये कितना चला है, ये आपका चला है 12 मीटर। ठीक है, अब ध्यान देना यहां पर। अब पूछा क्या गया है, दोनों कार्यालयों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है। यानी कि ये जो कार्यालय है ए का, और सॉरी ये ए का कार्यालय है और ये आपका क्या है बी का कार्यालय, इनके बीच की ये दूरी कितनी है। तो यहां पर थोड़ा समझ लेते हैं। अब देखिए ये आपको पता है कि ये यहां पर ये बी जो है यहां से यहां तक 4 मीटर चला है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक का 4 मीटर कहां होगा, ये वाला होगा। ये 4 मीटर होगा क्या, नहीं होगा, बिल्कुल होगा 4 मीटर। यहां से आप ये लंब डाल सकते हैं ऐसे करके, ये वाला। ठीक है, ये वाली यानी कि ये वाली आपकी जो है, ये वाली जो है दूरी कितनी होगी, 4 मीटर हो गई। तो आपकी बची हुई यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी होगी, 12 मीटर से। 12 मीटर में से इसका दूरी घटा दीजिए 4 मीटर, तो ये आपकी बची हुई दूरी बची यहां पर 8 मीटर। यहां तक बात क्लियर है। अब चूंकि ये जो दूरी थी आपकी ये 5 मीटर थी, यहां पे आपको पता है, और ये यानी कि यहां से यहां तक आप ये जो लाइन है आपकी, ये इसके ये वाली लाइन इसके पैरेलल है या नहीं है। तो ये 2 मीटर और 8 मीटर कितना हो गया, ये वाली जो है दूरी आपकी कितनी होगी, 10 मीटर हो गई। अगर टोटल देखें यहां से लेकर यहां तक की ये पूरी देखें ये दूरी, तो आपकी ये दूरी बन रही है, आपकी कितनी बन रही है, उस हिसाब से ये दूरी बन रही है आपकी 15 मीटर, 15 बन रही है, ध्यान देना। ठीक है, अब हमें यहां पर ये वाली ये वाली लाइन की दूरी ज्ञात है, ये वाली की ज्ञात है, और ये वाली की जो है हमें निकालनी है। तो बड़ा ही सिंपल है, यहाँ पे क्या बन गया, पाइथागोरस प्रमेय बन गई आपकी। तो निकाल लीजिए आप। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग अंडर रूट, ठीक है, 15 का होल स्क्वायर, क्योंकि 15 है पूरी यहां से यहां तक ये लाइन, ये वाली भाई 15 मीटर ही तो हो गई। 10 मीटर तो ये हो गई, 2 और 8 10 हो गई, और ये नीचे 5 और है, ये तो 10 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया। 15 का होल स्क्वायर प्लस ऊपर कितना है 8 का होल स्क्वायर। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आगे आएगा, ये आपका आ जाएगा 225 और ये आ जाएगा 64। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अब आगे बढ़ने पर आपका ये आ जाएगा रूट 289। ठीक है, 289 किसका वर्गमूल होता है, 17 का। तो यहां पर आपका आंसर यही है 17 मीटर। यानी कि ये जो दूरी है आपकी, यानी ए और ऑफिस बी के बीच की दूरी कितनी है, 17 मीटर है। यही आपका आंसर है। तो आंसर है 77 का बी वाला। बड़ा सिंपल है, यहां पर बस आपका डायग्राम सही से ड्रॉ हो जाए, उसके बाद आपको निकालने में 1 मिनट की भी देर नहीं होगी। 78वां प्रश्न है अब आपका, 2 कथनों स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 और उनके बाद आने वाले प्रश्न पर विचार कीजिए। S1 P और Q दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। स्टेटमेंट 2 P प्लस Q विषम पूर्णांक है, क्या PQ विषम पूर्णांक है। तो अभाज्य संख्याएं आप जानते होंगे, यानी कि आपकी अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, ठीक है, अभाज्य संख्याएं आपकी। तो हम यहां पर करना पड़ेगा। पहले हम केस 1 ले लेते हैं, केस 1 लेके चलते हैं। केस 1 में हम मान लेते हैं कि जो P है आपका ये 2 है और Q है आपका क्या है, ये 3 है। ठीक है, हमने ये मान लिया। तो आप रख के देख लीजिए P प्लस Q, P प्लस Q जो आ गया आपका, यानी कि ये आपका आ गया 2 + 3 बराबर 5, यानी कि ये आपकी विषम आ गई यहाँ पर। और PQ आपका जो आ गया यहाँ पर, ठीक है, इसको करेंगे 2 × 3
ये आपका आ गया कितना 6, यानी ये सम आ गया, सम पूर्णांक आ गया, यानी कि यहाँ पर भी प्रश्न में जो बात दी हुई है वो आ गई यहाँ पर। अब एक अगला केस लेकर चलते हैं यहाँ पर, ये तो आपका केस 1 हो गया। केस 2 में हम क्या करते हैं, एक केस 2 और ले लेते हैं, यानी ये तो केस 1 हो गया, एक केस 2 और लेके देख लेते हैं। यहाँ पर चूंकि हमें अभाज्य संख्याएं लेनी है तो यहाँ पर p की वैल्यू हम जो ले लेते हैं, यानी p की वैल्यू हम यहाँ पर मान के चलते हैं, p बराबर कितना है 3 है, और q बराबर आपका जो है आपका कितना है, ये आपका 5 है, ये मान लेते हैं। तो आप चेक कर लीजिए, तो p प्लस क्यू बराबर क्या हुआ, p प्लस क्यू बराबर आपका 3 प्लस 5 बराबर 8, यानी कि ये सम पूर्णांक आ गया। और पी क्यू का मान कितना हो गया, पी क्यू का मान हो गया आपका 3 × 5, यानी कि ये हो गया 15, यानी ये आपका विषम हो गया। मतलब ये निकल कर आया कि यहां पर p प्लस क्यू जो है सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। क्या पी क्यू विषम पूर्णांक है, तो पी क्यू आपका जो है ये सम पूर्णांक भी हो सकता है और ये विषम पूर्णांक भी हो सकता है। अब देखिए यहां पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक सही उत्तर है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल स्टेटमेंट 1 पर्याप्त है। देखिए स्टेटमेंट 1 पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ केवल इतना दिया हुआ है p और q दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये केवल इतना पर्याप्त नहीं है कंडीशन को प्रूव करने के लिए। अगला है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल अकेला S2 पर्याप्त है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, इसका उत्तर देने के लिए S2 पर्याप्त है, क्योंकि S2 में कंडीशन भी बता दी गई है, क्या है, विषम पूर्णांक है, विषम संख्याएं हैं आपकी पूर्णांक। इसके अलावा p प्लस क्यू करना है, p प्लस क्यू चेक करना है। तो स्टेटमेंट 2 अगर हम यूज कर लेते हैं तो हमारा ये वाला हम प्रश्न का आंसर भी दे पाएंगे। तो यही आपका यहाँ पर सही आंसर है, यानी कि 78 का बी वाला है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल अकेले स्टेटमेंट 2 पर्याप्त है। 79वां प्रश्न है अब आपका, किस वर्ष का कैलेंडर ठीक वैसा ही होगा जैसा 2009 का कैलेंडर है। तो देखिए इसके लिए भी पहले हम आपको एक जो साल होता है उसका पूरा समझा देते हैं। क्या इसका गणित है, 1 ईयर आपका जो है, ठीक है, अगर ये नॉर्मल ईयर है आपका, नॉर्मल है, तो इसमें कितने 365 दिन होंगे, ठीक है। यानी मतलब क्या हुआ, एक साल में आपके 52 वीक होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, 52 वीक होते हैं, ठीक है। अब अगर 52 वीक को अगर हम दिन में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 52, क्योंकि एक वीक होता है आपका 7 दिन के बराबर, 52 × 7 कितना हो गया आपका, यहां तक हो गया ये 364, यानी कि यहां पर देख रहे हैं पूरा 365 नहीं हो रहा है, इसमें एक दिन ये बच जा रहा है। यानी क्या है, यहां पर नॉर्मल ईयर में आपका एक दिन हो गया, यहां पर ये वाला ऑड डेज, ये आपका ऑड डे हो गया। अगर हम बात करें अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर में कितने ऑड डे होंगे, लीप ईयर में 2 होंगे, क्योंकि लीप ईयर में ऑब्वियस सी बात है, लीप ईयर 366 का होता है। लीप ईयर जो होता है आपका कितने का होता है, 366 का होता है आपका, और 366 में आपके कितने होंगे, यहाँ पर 366 में आपके 2 ऑड डे होंगे, 2 ऑड डेज होंगे, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। ये मैंने बेसिक नॉलेज इसलिए दी है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब जो पूछा गया है कि किस वर्ष का कैलेंडर ठीक वैसा ही होगा जैसा 2009 का कैलेंडर है, तो आप 2009 से आप देख लीजिए, यहां पर देखिए मैं लिख ले रहा हूं यहां पर 2009 से 2009, ठीक है। इसके बाद 2010, 2011, 2012, 2013, ठीक है, और 2014। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, 2009 लीप ईयर वाला नहीं है, क्योंकि लीप ईयर का यही होता है, लीप ईयर के बारे में बताया है कि जो साल आपका 4 से पूरी तरह से कट जाए, यानी जो साल आपका 4 से पूरी तरह से कट जाए जिसमें कोई शेषफल ना बचे, वो आपका लीप ईयर वाला है। तो ये नॉर्मल ईयर है 2009, तो यहाँ पर एक ऑड डे होगा। 2010 भी अगर आप देखें 4 से भाग देकर देख लीजिए, 4 से भाग नहीं जाएगा, ये भी आपका क्या है, एक नॉर्मल ईयर है, यानी यहाँ पर भी एक ऑड डे है। 2011 की बात कर रहे हैं, 2011 भी आपका एक नॉर्मल ईयर है, यानी कि यहां पर भी एक ऑड डे है। 2012 ये आपका क्या है, ये आपका लीप ईयर है, तो लीप का मतलब हो गया यहां पर 2 ऑड दिन होंगे। 2013 क्या है आपका, नॉर्मल है, तो यहां पर आपका 1 होगा केवल, ठीक है। और 2014 भी आपका क्या है, नॉर्मल ईयर है, तो यहां पर भी आपका आपका क्या है, एक ऑड डे होगा। अब इन सबको जोड़ दीजिए, 2009 से लेकर 2013, 14 तक के को हम जोड़ देते हैं। जोड़ने पे क्या प्राप्त होगा, 1, 2, 3 और 2 5, 6 और 1 7, यानी कि हमें 7 दिन, हमें 7 ऑड डेज प्राप्त हो गए। 7 ऑड डे का मतलब ये हो गया कि ये एक वीक से कट जाएंगे, 7 से कट जाएंगे, ठीक है। तो ये हमें फाइनल 0 प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, 2009 के बाद 2015 ऐसा साल होगा जो कि सेम कैलेंडर होगा। 2009 के बाद 2015 में आपको जो है
सेम कैलेंडर यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसमें सभी दिन समान होंगे। तो यहाँ पर इन सभी दिन जो जिस दिन पड़ रहा होगा, इन पहली तारीख को सोमवार पड़ रहा है तो यहाँ पर भी पहली तारीख को सोमवार होगा 2015 में, ठीक है, क्योंकि बीच का हमने निकाल लिया। बीच का डिफरेंस क्या था, ये आपका जो ऑड दिन वाला डिफरेंस था, ऑड दिन वाला डिफरेंस कहाँ पे पूरा हो रहा है, 2014 तक आके पूरा हो रहा है। तो हमने ये यहाँ पर यही चेक कर लिया यहाँ पर, तो हमें आंसर मिल गया 2015। तो यहाँ पर यही आपका आंसर है 79 का डी वाला, यानी कि 2015। 80वां प्रश्न है अब आपका, संख्या 136 और 5b7 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल आपका 7a3 है, जहां a और b क्या है, पूर्णांक है। यह दिया गया है कि 7a3 पूर्णतः यथार्थतः 3 से विभाज्य है, तो b का एकमात्र संभव मान क्या है। देखिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 136 और ये किसमें 5b7 में जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ये हमें प्राप्त हो रहा है 7a3। तो देखिए यहीं पे हम निकाल लेते हैं। अगर आप 6 और 7 को जोड़ते हैं तो कितना आता है आपका, 13 आता है, ठीक है। 13 का हमने 3 यहाँ पर लिख लिया है, 1 बचा है तो यानी 1 यहाँ पे चला गया, ठीक है। यहाँ पर 3 और 1 4, और आप ये भी देख रहे होंगे इसका ये और ये कितना हो रहा है, जोड़ ये हो रहा है 6 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से कहाँ से लाएगा भाई, यहाँ से एक आपका जो है, यहाँ से एक नंबर जो ऐसा आएगा, यानी यहाँ पर मान लीजिए कोई एक ऐसा अंक आएगा जो कि यहाँ पर पहुँच जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पर रखकर देख लेते हैं कौन कौन सा, यानी हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर जो अंक होगा यानी जो अंक होगा वो 3 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा। यानी वो जो है 3 से क्या होगा, यहाँ पर जो अंक होगा आपका, ये आपका अंक कुछ इस तरह से होगा, यानी कि ये 3 से बड़ा होगा और 10 के बीच में होगा। तो हम रखकर चेक कर लेते हैं एक एक करके। 5 रखने पर कुछ आ रहा है यहाँ पर, मान लीजिए हमने 4 रख दिया, 7 आया, बात नहीं बनी। 5 रख दिया फिर भी नहीं आ रहा है, 6 रख दिया हमने फिर भी नहीं आया, ठीक है। और अगर हम 7 रखते हैं क्या आ रहा है, यानी ये 4 हो गए, 7 और 4 11, ठीक है, 11, यानी ये 1 हो गया, ये हो गया, और ये आपका यहाँ पर 1 पहुँच गया, तो ये 7 ऐसे हो जा रहा है। लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी हुई है 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 रखकर देख लेते हैं, यानी हम यहाँ पे b के स्थान पे 8 रखकर देख लेते हैं। तो b के स्थान पर अगर हमने मान लीजिए b के स्थान पर यहाँ पर 8 रखा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 और 3 11 और ऊपर 1 है 12, यानी कि यहाँ पर आपका 2 आ गया, 1 बचा। अब आपका 1 ऊपर यहाँ चला गया, कितना हो गया 5, और 1 6 और 1 7, तो कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमने b के स्थान पे क्या रखा है, 8 रखा है, तो आपका ये a के स्थान पे 2 आ जाएगा। अब 2 यहाँ पर डिवाइड करके देख लीजिए, 723 क्या 3 से कट रहा है पूरी तरह से, ये आपका 2 बार कट गया, ठीक है, यानी ये 7 आपका 2 बार, यहाँ पे 1 बचा, ये 4 बार, ये 1 बार, हाँ ये कट रहा है। यानी b के स्थान पर मतलब क्या है आपका, b के स्थान पर आपका 8 आएगा, और यही आपका 80 का डी का आंसर है, 80 का डी, यानी कि यहाँ पर b के स्थान पर आपका 8 आएगा। देखिए रीजनिंग में आप कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं जिस लॉजिक से आपको आसान पड़े। मैंने इसको डायरेक्ट निकाल दिया है, कुछ लोग क्या करेंगे इसको इक्वेशन लेके चलते हैं, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट निकाल दिया है। तो यहाँ पर 80 में का आंसर होगा आपका डी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।